सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। एक तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP, ये काफ़ी न्यूज़ में भी अभी दिल्ली पे देखोगे तो GRAP जो 4 है वो आपका है, तो वो देखेंगे। K4 मिसाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बेसिक फैक्ट्स हैं। ये डिग्री वाला तो आप रीड कर लेना, मैं आप PDF इंक्लूड कर लिया, आजकल प्रश्न पूछ सकते हैं। फ्लेक्सिबल अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑप्शंस, INCMs एंड देयर रोल इन इम्यूनोथेरेपी। कॉपीराइट की बात की गई है। कॉपीराइट्स इन फिल्म, उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, और जिकोगो बिलोबा ये है। तो ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट का है, ये साइंस एंड टेक का है। ये दोनों टॉपिक प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल से देखा जाए तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड विद ज्योग्राफी। और फिर ये ज्योग्राफी का लास्ट ये वाला टॉपिक भी आपका ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन देख लो। पॉल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बट पॉल्यूशन कंट्रोल कैन नॉट जस्ट बी डन विथ रिस्ट्रिक्शन अप्रोच। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट, आपको ये चीज़ थोड़ा सा रिमेंबर करनी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो डेवलपमेंट आपके दिल्ली के अंदर हो रहा है उस कंटेक्स्ट में। तो थोड़ा सा लिखना है, सोच के आपको जो है इस पर हाईलाइट करके जो है लिखना है। तो ये आप लिखना है 10 मार्क्स के अंदर। आप सेंड कर सकते हो अपने आंसर को। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आकलन है, आकलन प्लस है, ये हम लोग कल सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे। सारे जो क्वेश्चन सेट है वो आपको 9 PM को मिल जाएंगे। आपको अपने आंसर्स को अपलोड करना है और उसका जो चेकिंग है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है तो आज लास्ट आपके पास चांस है। ये ऑफ़र आज भी एक्टिव है। आप लोग अपना अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। हम लोग थीम बेस्ड प्रोसीड करेंगे। तो जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी पहले वीक में यहाँ से क्वेश्चंस होंगे, दूसरे वीक में IR के क्वेश्चंस होंगे, तीसरे वीक में इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इससे रिलेटेड है। अगर आपने कंटेंट नहीं है तो इसके सेपरेट कोर्सेस हैं, छोटे छोटे कोर्सेस हैं, आप अपना देख सकते हैं। एथिक्स इंटीग्रिटी का भी सेपरेट कोर्स है, आप देख सकते हैं। फटाफट कंप्लीट करके अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसको आप लोग ज़रूर से सीरियसली लें, थोड़ा बहुत लिखें। स्पेशली अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखने की आदत आपको पढ़ना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का आपको दे रखा है। ज्वाइन करने के लिए आपको saurabhpande.upsc.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। आप दूसरे जो कोर्सेज उनको एक्सेस कर सकते हैं और साथ में आकलन प्लस का भी हिस्सा बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ग्राफ 4, एयर पॉल्यूशन कर्व्स टू रिमेन इन दिल्ली NCR टिल दिसंबर 2 तक ग्राफ 4 आपका रहेगा। तो यहाँ पे ग्राफ का मतलब क्या है जो है, ये आपको लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार मुझे बता देना, फॉन्ट साइज़ क्लियर है आपको? वीडियो में जो फॉन्ट साइज़ है वो आपको विजिबल है कि नहीं, उसमें कोई छोटा तो नहीं है? ठीक है। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। तो जैसे ही दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है ख़राब होती चली जा रही है, आप देखोगे कि कई जगह पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत मतलब पुअर कंसिडरेशन में है, वेरी पुअर कंसिडरेशन में है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए जाते हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस को कैटेगराइज किया गया है कि अगर मान लो AQI इतना है तो हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस आगे देखेंगे। और उन रिस्ट्रिक्शंस को किस बेसिस पे लगाया जाता है वो आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत है। जैसे अभी GRAP 4 लागू है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अलग तरीके के होंगे, थोड़ा हाई लेवल के होंगे। तो जो स्टेज 1 है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का, ये अक्टूबर 6 में स्टार्ट आपका किया गया था। और एवरीथिंग बेसिक निर्भर करता है। एयर क्वालिटी पर भी काफ़ी आपका जो है निर्भर करता है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा तो ये एयर क्वालिटी पे निर्भर करता है। जैसे AQI रेंज जो है वो वेरी कर सकता है, 0 से 450 तक रीच कर सकता है।
और उस बेसिस में डिफरेंट कैटेगराइजेशन भी रहता है। जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए ही स्पेसिफिक है, और ये एक तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म का के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर रीजन के अंदर है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट ध्यान में रखना है। एंड इवन जो दिल्ली के आसपास के जो रीजन्स है उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और किसके कोलैबोरेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कोलैबोरेट करके, और ये इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, अगर देखा जाए तो अलग अलग स्टेजेस हैं इसमें। स्टेज 1 में जैसे पुअर एयर क्वालिटी है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, लाइक ओवर रेज्ड डीजल पेट्रोल जो व्हीकल्स है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। वेयर वेरी लिमिटेड ऑपरेशन आवर्स फॉर सर्टेन डीजल जनरेटर्स किया जाता है, मतलब जो डीजल जनरेटर उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। स्टेज 3 में सीवियर एयर क्वालिटी अगर है तो वहाँ पे स्पेसिफिक व्हीकल्स सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में अलाउ नहीं किए जाते हैं। स्टेज 4 है तो अगर मान लो कि AQI जो है वो 450 से ऊपर है तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो जैसे व्हीकल्स की एंट्री रोक दी। एक मिनट रुको, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है इसमें कैमरे का, जस्ट अ मिनट है ना। टेक्नोलॉजी में बड़े इश्यूज आ जाते हैं। जस्ट अ मिनट। आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विथ अ रेंज ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर्स की रेंज बात किया जाए तो इसके सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। देखो मिसाइल्स जो हैं कई फॉर्म्स की होती हैं, जैसे एक आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वी कॉल इट एज बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा आपकी जो होती है क्रूज़ मिसाइल होती है। जैसे क्रूज़ मिसाइल में आपके पास एग्जांपल है ब्रह्मोस जो है वो क्रूज़ मिसाइल है। ब्रह्मोस इज़ अ क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? एक पैराबोलिक पाथ अपनाती है। जैसे सपोज़ करो अगर लॉन्च किया गया है, सपोज़ ऐसे लॉन्च किया गया है, सो ऐसे करके ये पैराबोलिक पाथ ऐसा अपनाती है। इसको ये बैलिस्टिक मिसाइल की प्रॉपर्टी है। अगर आप क्रूज़ मिसाइल की बात करोगे तो यहाँ पे वो ऐसा स्ट्रेट ऐसा हिट करती है। तो ये दोनों में अंतर थोड़ा बेसिक आपको ध्यान में रखना है, और कई सारे अंतर होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो याद रखना है कि K4 जो मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और अब इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इसकी टेस्टिंग की गई है न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है पनडुब्बी है बे ऑफ बंगाल रीजन में, उससे किया गया है। INS अरीघाट से लॉन्च इसको किया गया है। एंड यहाँ पे क्या है कि ये एक हमारा जो जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड, मतलब वी हैव द कैपेबिलिटी टू लॉन्च अ मिसाइल कहीं से भी, तो इस सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो K4 मिसाइल क्या है? इट्स अ न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। फैक्ट याद रखना है। और ये रेंज इसका बहुत हाई है, लाइक 3500 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा रेंज है। सो ये क्या है कि इस मिसाइल के लॉन्च होने से वी आर बेसिकली केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सकते हैं, एंड अंडर वाटर से भी जो है लॉन्च कर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ कैमरा में इशू आ रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मैं कैमरा हटा ही देता हूँ। एक मिनट, कुछ इश्यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो। ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं लिथुआनिया। यहाँ पे ये आपका 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल आपका कहाँ पे हुआ है? ये प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में थोड़ा सा आप याद रखना है। श्याम प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो इंडोर स्टेडियम पणजी में वहाँ पे हुआ है। इसमें लगभग काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग देशों के पार्टिसिपेट किया है। टॉक्सिक डायरेक्टेड बाय लिथुआनिया फिल्म मेकर साउले बिलवाटे, उन्हें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। ये थोड़ा सा याद रखना, प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में कई बार पूछ लेते हैं। विक्रांत मैसे जो है वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट इंडियाज फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, उनका जो रोल है 12th फेल में। उसके बाद बोगदन म्यूरे सानू,
वो बेस्ट डायरेक्टर उनको मिला है अवार्ड इन हिज रोमानियन फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम। और फिलिप नॉयसे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है, उन्हें ऑनर किया गया है विद सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। तो ये फैक्ट्स मैंने डाल दिए हैं जो हमें थोड़ा से याद होने चाहिए, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं बट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना पता होना चाहिए। यूजीसी अप्रूव्स गाइडलाइंस ऑन फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन डिग्री। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा आप रीड कर लेना, मतलब जनरल सेंस में देखा जाए तो इसमें जैसे मान लो यूजीसी अप्रूवल है। अब इसका यूजीसी का अप्रूवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, इसमें एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम है, इसमें आप अपनी डिग्री को तेज़ी से कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, एक्सटेंडेड टाइमलाइन रहती है डिग्री कंप्लीशन के लिए। दोनों की डिग्री बराबर है, मतलब दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है। अगर अपनी डिग्री जल्द करना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है। तो ये एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम के अंदर ये ध्यान में रखना है। एक्सटेंडेड, एक तो एक्सेलरेटेड है मतलब आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, देन यू हैव एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है उसमें एक्सटेंडेड टाइमलाइन में जो डिग्री है वो कंप्लीट की जा सकती है। और दोनों का इफ़ यू टॉक अबाउट द डिग्री की जो इक्विवेलेंस है, मतलब दोनों समान रूप से है। नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग बॉडी डिफेंस अगेंस्ट कैंसर। अभी मैं बता देता हूँ कि अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा हैं, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ प्रहार बैच, उसमें जो ये सारे के सारे जो माइंड मैप्स आपके आएंगे, इवन जो कंटेंट जो मैंने आपको माइंड मैप जो है वो बना के आपको अवेलेबल रहेंगे और मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और बाकी नॉर्मल पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। INCMs एंड देयर रोल इन इम्यूनोथेरेपी। तो ये एक टॉपिक आपका आ जाता है कि यहाँ पे जो टॉपिक है दैट जो INCMs एंड देयर रोल इन इम्यूनोथेरेपी, तो डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट विच आर ब्लड सेल्स क्रूशियल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन एंड रिपेयरिंग टिश्यू। देखो एक चीज़ हमें हमेशा से ध्यान में रखना है, जैसे जो कैंसरस सेल्स हैं आपके, कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो क्या है कि दे विल मल्टीप्लाई, और अगर उनको जो भी खाने का मिलता रहेगा, मतलब जो रिसोर्सेस हैं सेल को ग्रोथ के लिए, अगर वो ज़्यादा मिलता रहेगा तो दे विल कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई। और जो जब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में, अगर तेज़ी से अनकंट्रोल्ड वे में, अगर वी कैन से कि अगर अनकंट्रोल्ड वे में सेल का ग्रोथ होता है तो इट रिजल्ट टू ट्यूमर या कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। तो यहाँ पे INCMs की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, ये मोनोसाइट्स भी क्या है, एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स के रूप में कंसिडर होते हैं। और ये दो मोनोसाइट्स इन्फेक्शन के लिए फाइट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे शरीर में उनके रिपेयर करने के लिए होते हैं। तो ये जो NCMs हैं ये डिराइव किए जाते हैं किससे, मोनोसाइट से आपके किए जाते हैं। अब इसमें एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर का मतलब होता है चीज़ें, जैसे मान लो आप मानो एंटीना टाइप, जिससे कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें। तो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिसे बोलते हैं CCR2 बोलते हैं, जो कि सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर सेल से, या कोई टिश्यू है जिसमें आप कह सकते हो इन्फ्लेम्ड है, मतलब कि जो टिश्यू है डैमेज्ड है, या आप कह सकते हो बीमार है, या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को ये आप क्या वी कैन से कि जो ये INCMs हैं दे हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर या एंटीना टाइप आप मानो CCR2, जिसके माध्यम से वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मोनोसाइट अपॉन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। तो जो मोनोसाइट्स क्या है, ब्लड सेल्स हैं, यही मोनोसाइट्स दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू INCMs, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल हमें प्ले करते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जैसे ही हमारा शरीर इन्फेक्शन होता है, जैसे ही हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो दीज मोनोसाइट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू INCMs, जो कि हमें हेल्प करते हैं इन फाइटिंग दीज इन्फेक्शंस। अब कैंसर्स में क्या रोल है इसका, जैसे ट्यूमर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे दे रिक्रूट नेचुरल किलर सेल्स टू ट्यूमर साइट्स बूस्टिंग द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कैंसर सेल्स। तो जैसे मान लो कि अगर कैंसर सेल्स डेवलप हो रहा है, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा कि देखो ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर ये जो नेचुरल किलर सेल्स आते हैं जो कि INCMs के बाद, तो ये जो सेल्स आते हैं दीज सेल्स बेसिकली मूव टू ट्यूमर साइट जहाँ पे ये आपके कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है, और आफ्टर दैट ये जो ट्यूमर साइट्स हैं उस ट्यूमर साइट्स के अंदर जाके और इन सेल्स का खात्मा करते हैं। यही ट्यूमर साइट्स में ही जो कैंसरस सेल्स आपके प्रेजेंट हैं। तो दीज नेचुरल किलर सेल्स दे आर बेसिकली इंपॉर्टेंट टारगेटिंग एंड एलिमिनेटिंग, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको एलिमिनेट करना या टारगेट करना।
और कई सारे जो सेल्स हैं जो कैंसरस भी हैं या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स भी हैं। फिर ये जो इम्यूनोथेरेपी मेथड है इसे CAR-T थेरेपी, जिसमें मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि कार्ट थेरेपी क्या है। कार्ट थेरेपी के अंदर भी क्या होता है कि जो पेशेंट के अंदर टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स आपके बी सेल्स टी सेल्स हमने कई बार डिस्कस किया है, जो टी सेल्स होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं। मतलब आपने टी सेल्स निकाले, उस पर चेंजेस किए, और ये जो चेंजेस करके ये जो चेंजेस आप टी सेल्स में करोगे ये कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उनका खात्मा कर देंगे। तो ये जो अप्रोच होता है इसे हम कार्ट थेरेपी बोलते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जो टी सेल्स आपके होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उनको आप निकालते हो, निकालने के बाद उसमें चेंजेस करते हैं, कई सारे चेंजेस करके बाद रीइंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये जो रीइंट्रोड्यूस करने के बाद कैंसर सेल्स को यही टी सेल्स खात्मा करते हैं। तो जब कैंसर्स का ट्रीटमेंट इस तरीके के अप्रोच से किया जाता है तो उसे कार्ट थेरेपी बोलते हैं, जिसे हम CAR-T थेरेपी शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अभी कहा गया कि कई अप्रोच जो है अपनाए जा सकते हैं, और ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। दीज आई एनसीएम्स जो ये हैं दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स जो है ये प्ले कर सकते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि दीज आर जो आई एनसीएम्स जो हैं ये भी क्या हैं, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ओवरऑल अगर आप देखोगे दे हैव ऑल्सो रोल इन आर इम्यूनिटी। तो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी एक कैटेगरी आपका होता है। तो फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट कॉपीराइट को लेके है। तो यहाँ पे कॉपीराइट्स की बात करें तो कई चीज़ें होती है। देखो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मान लो मेरे द्वारा कोई कंटेंट है और है ना, तो उस कंटेंट को कोई दूसरा यूज़ ना कर ले तो उसका कॉपीराइट होता है। तो इसी तरह के फिल्म्स में भी कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट जैसे कॉपीराइट ओनरशिप है, तो ये जैसे फिल्म्स में मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं और उसमें सेपरेट आपके कॉपीराइट्स आपके हैं। जो प्रोड्यूसर है टिपिकली होल्ड्स द कॉपीराइट बट नॉट ऑल राइट्स में बिलोंग टू देम। तो ये भी आपका रहता है क्योंकि मूवी है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डिफरेंट सेट ऑफ कॉपीराइट्स आपके होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है इसमें बहुत सारी जो चीज़ों को देखा जाता है, स्पेसिफिक वर्क इन्फ्रिंज एंड द राइटफुल ओनर। मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ की गई है, आपने किसी का इस्तेमाल कर लिया, किसी मूवी की किसी एक हिस्से में आपने इस्तेमाल कर लिया, म्यूज़िक आपने इस्तेमाल कर ली या कुछ भी आपने इस्तेमाल किया जो कि ऑलरेडी कॉपीराइट है, तो जो स्पेसिफिक वर्क है उसको देखा जाता है और उस बेसिस में देखा जाता है कि कहीं जो कॉपीराइट है वो तो नहीं किया गया है। पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन की अगर बात किया जाए, नो पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सिनेमेटोग्राफिक वर्क हैव बीन रिप्रोड्यूस सजेस्टिंग वीडियो क्लिपिंग मे नॉट इन्फ्रिंज ऑन द प्रोड्यूसर राइट्स। तो देखो सिंपल सी बात है कि जैसे ओवरऑल अगर आप कॉपीराइट देखोगे तो प्रोड्यूसर के पास है। अगर कोई भी ओरिजिनल जो सिनेमाटोग्राफिक वर्क आपका किया गया है पहले से, उसमें आपने थोड़े बहुत चेंजेस किए और यूज़ कर लिए, तो वहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आपका हो सकता है। इसलिए जो कॉपीराइट स्टेटस है हर एक एस्पेक्ट का, उसको चाहे फुटेज हो, म्यूज़िक हो, बहुत सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उस चीज़ को एक तरीके से कंसीडर करना बहुत मैटर करता है, वेरीफाई करना बहुत मैटर आपका करता है। अब यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक धानुष और ये मूवी के कंटेक्स्ट में है, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन है। जैसे कई बार क्या होता है आप देखोगे, जैसे आप यूट्यूब में ही देखोगे तो हम लोग जैसे गूगल की कई इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है बहुत। तो यहाँ पे फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन भी है। तो ये सेक्शन 52 जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, इसमें फेयर यूज़ आपका है। यहाँ पे सर्टेन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। तो ये है, अब मान लो किसी ने इसको यूज़ कर लिया, अब अगर वो वेदर दैट थिंग फॉल्स अंडर सेक्शन 52 और नॉट, तो ये डिसीजन फिर कोर्ट के द्वारा ही लिया आपका जाता है। तो प्रोड्यूसर कॉपीराइट है, स्पेसिफिक राइट्स होते हैं तो कई चीज़ें हैं, इन्फ्रिंजमेंट असेसमेंट देखा जाता है, फुटेज देखा जाता है, स्टेटस देखा जाता है। फेयर यूज़ का एक लिमिटेशन आपका रहता है सेक्शन 52, कुछ चीज़ों का अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर अलाउ कर रखा है तो फेयर यूज़ भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फेयर डीलिंग है कॉपीराइट लॉ की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो फेयर डीलिंग है, फेयर डीलिंग आपका सेक्शन 52 जो है कॉपीराइट एक्ट का, उसके तहत आपका इंक्लूडेड है। और जो फैक्टर्स फॉर फेयर यूज़ है, तो कोर्ट जो है इवेलुएट करता है कि फेयरनेस ऑफ यूज़, मतलब कई सारी डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। और जो शॉर्ट फिल्म क्लिपिंग्स हैं ये यूज़ होती हैं बायोपिक में, अब है ना, तो कई सारी जो शॉर्ट फिल्म क्लिपिंग्स हैं वे आर यूज्ड इन बायोपिक्स में कई शॉर्ट, जैसे मान लो बड़ी फिल्म है, उन फिल्म्स की शॉर्ट क्लिप्स यूज़ कर लिया, बायोपिक बना दिया उसमें। अब क्या वो
जैसे मान लो कोई एक मूवी है, अब उसकी शॉर्ट क्लिप्स आपने यूज़ कर ली किसी बायोपिक बनाने में, तो क्या हम कंसिडर करेंगे कि आपने किसी ओरिजिनल जो आपका कंटेंट है उसको यूज़ करके, उसको रिप्रोड्यूस करके आप दूसरी चीज़ में यूज़ कर रहे हो कमर्शियल पर्पस के लिए? तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि मतलब देखना पड़ता है। जैसे अब इसमें ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि हम किसी का एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी बना रहे हैं, तो उसमें अगर मान लो किसी कई मल्टीपल मूवीज से छोटी छोटी क्लिप्स ले ली है, तो अब अगर ले लिए तो वो फेयर यूज़ के अंदर आ सकता है। अब प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, मूवी जो प्रोड्यूसर है मे हैव कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंट्रोल बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग, ये भी ज़रूरी है। जैसे बिहाइंड द सीन का मतलब हो गया कि चल रही है शूटिंग और वहीं पे रिकॉर्ड कर लिया और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी देखना जरूरी है। जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो यहाँ पे देखना कि जो अनजस्टिफाइड लीगल थ्रेट है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई फेयर यूज़ कर रहा है, अगर फेयर यूज़ कर रहा है और उस कंसिड्रेशन में भी आप मतलब जैसे मान लो किसी का बायोपिक बन रहा है और उस कंसिड्रेशन में आप धमका रहे हो कि नहीं कॉपीराइट लॉ के तहत अब हम तुम्हें जो है थ्रेट करेंगे या फिर हम कोर्ट में आपको लेकर जाएंगे, तो इस चीज़ को फिर कोर्ट को भी देखना पड़ता है और कोर्ट को इस तरीके से अगर इवन फेयर यूज़ है तो उसको एक थ्रेट के रूप में ना लिया जाए, ऐसा भी देखना पड़ेगा। तो जो वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट रिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट फ्रॉम शेयरिंग बीटीएस रिकॉर्डिंग, जो बिहाइंड द सीन है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका रहता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैन इन्वोक क्रिमिनल रेमेडीज ऑल्सो, तो यहाँ पे ये भी है कि मतलब जो इशू एक सीरियस है, अगर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है इट इज रिजल्ट इनटू क्रिमिनल एस्पेक्ट ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई, यूएस ने टारगेट किया है क्रिटिकल मिनरल्स के कंटेक्स्ट में। सो व्हाट इज़ क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये जो डेफिनेशन है ये यूएस के कंटेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो एनर्जी एक्ट 2020 जो ये एक्ट आपका यूएस के कंटेक्स्ट में है, तो ऐसे मिनरल्स जो कि एसेंशियल है इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द यूएस, ऐसे कोई भी मिनरल्स आपके हो सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में भी। तो यहाँ पे क्या है, दे हैव अ सप्लाई चेन दैट इज वनरेबल टू डिसरप्शन। ये जो क्रिटिकल क्यों है, एक तो देखो आर्थिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है, या फिर कई प्रोडक्ट है उसके आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्पफुल है। और अगर देखा जाए कि अगर मान लो कि अगर ये मिनरल्स नहीं अवेलेबल हो तो आर्थिक लेवल भी अफेक्ट होगा और सुरक्षा भी आपका अफेक्ट हो सकता है। सो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसमें फ्यूल मिनरल्स, वाटर, आइस, स्नो, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, या कॉमन वैरायटी ऑफ सैंड, ग्रेवल, स्टोन, ये सब सिंडर, क्ले, सब इंक्लूड नहीं होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस। तो आपको ये देखना है जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, दीज क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली एक फिक्स क्राइटेरिया इसका नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मतलब अगर देखा जाए कि जैसे अभी यूएस के कंटेक्स्ट में देखा गया कि इकोनॉमिक और जो नेशनल सिक्योरिटी कंटेक्स्ट भी देखा जा रहा है, प्लस कुछ मिनरल्स हैं इनको कंसिडर नहीं करना है, और कुछ जो है कंसिडरेशन है कि जो आर्थिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए देखें। तो जो मिनरल क्रिटिकलिटी है वो स्टैटिक नहीं होती है, ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सप्लाई डिमांड, किसकी क्या नीड है उस बेसिस पे आपका हो सकता है। भारत के कंटेक्स्ट में देखा जैसे ग्राफाइट है, हैफनियम है, इंडियम है, लिथियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, निकेल है, सिलिकॉन है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, जैसे ग्राफाइट बैटरीज, लुब्रिकेंट्स, फ्यूल सेल्स में यूज़ होता है, हैफनियम जो है ये अलॉयज़ में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूज़ होता है। इंडियम की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, एलईडी में यूज़ होता है। लिथियम में देखा जाए तो रिचार्जेबल बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। कॉपर में देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन, पाइप पंप्स में होता है। कोबाल्ट है तो ऐसे स्टील, मेडिकल इंप्लीमेंट्स में, मैग्नीज स्टील प्रोडक्शन में, निकल स्टील अलॉयज़ में, सिलिकॉन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इन सब में यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे लेवल पे इनका इस्तेमाल जो है वो आपका होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछ भी लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक टॉपिक है, इमेज आई है। आप में से कई लोग ये भी बोलते हैं सर ये हमारे पेपर जो नॉर्मल जो पेपर आता है, जो प्रिंटेड पेपर आता है उसमें हमें टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। देखो ये जो कंटेंट है ई पेपर से है इंटरनेशनल इशू में, तो उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आपको अगर मतलब क्योंकि वो जो नॉर्मल रीडिंग वाला है वो तो कॉमन लोगों के लिए होता है, उसमें बहुत चीज़ें मिसिंग होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिगो बिलोबा, ये एंशियंट ट्री है, जैसे आप देख लो ये इमेज आप देख सकते हो, ये ट्री है। तो ये जो ट्री है ये ओल्डेस्ट ट्री स्पीसीज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, इसका जो लीव्स है उसके लिए जाना जाता है, इसे लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। अब इसमें कलर देख के तो आपको बाकी है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन भी इसमें कहा गया है, बहुत हेल्पफुल है मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, मतलब हेल्पफुल है। ये चाइना में पाई जाती है, नेटिव चाइना का है, बट और जगह में भी देखने को मिलता है,
जापान और इन जगह पे भी। हाईली रेजिस्टेंट टू पॉल्यूशन है, पेस्ट हैं, तो यहाँ पे अर्बन एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो बाहरी जो पेस्ट हैं, पेस्ट मतलब जो कीड़े और ये सब हैं, उससे और पॉल्यूशन से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। तो ये इसका यूनिकनेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो लीव्स है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में और इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ में भी इसका है। तो ये थोड़ा सा याद आपको रखना है इस ट्री के बारे में, लीव्स के बारे में। अब देखो ये यूपीएससी की नज़र है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि अगर ये इमेज आई है तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे कि सारे के सारे कोई हमने पॉलिटिकल डिबेट और ये सब नहीं की है, सारे टॉपिक्स जितने भी आप देख रहे हो ये टॉपिक यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है। और ये मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बता दी थी, लेट मी टेल यू एक बार। ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था कि पूरा डिटेल के अंदर कि जो आकलन है ये हम कल से शुरू कर देंगे। आपको क्वेश्चंस अपलोड रहेंगे, आपको अपने आंसर अपलोड करने हैं। आज 50% ऑफ रहेगा और थीम बेस्ड हम अप्रोच लेकर चलेंगे। पहले मंथ का मैंने थीम बता दी है, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स, इंटीग्रिटी। तो बॉर्डर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। उसके बाद इथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हो। अगर आपने कहीं से पढ़ रहा है तो आप अपना उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देना करना, बट ये क्वेश्चंस इन थीम्स पर आपको रहेंगे। आप अपने लिखते रहो और आपका इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, लिखने की आदत डालनी है। अगर आप 25-26 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी समय है, थोड़ा बहुत लिखने की आदत ज़रूर से डालना है। और साथ में 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसका डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हर मंथ की आपको थीम मिल जाएगी पहले ही, तो उसी चीज़ों को आप पढ़ोगे और आपको लिखना है। तो ये इस तरीके से प्रोसीड हम लोग करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो और ऑफ़र भी है, तो उसको भी आप लोग अपना देख लेना। फिर बाद में ऑफ़र नहीं मिले तो फिर वो एक इशू आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे और भी कोर्सेस ये सारे देख रहे हो, देखो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस इस बार का अपलोड हो जाएगा आज, और मंडे को 9:30 बजे टेस्ट है। प्लस और कंटेंट भी, जो स्टडी मटेरियल 9th और 10th सेट है वो भी अपलोड हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। इथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स है, एसए का कोर्स है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, प्रहार बैच करंट अफेयर्स का है। ये सब डिफरेंट कोर्सेस हैं आपके। सौरभ पांडे सीएसई ऐप में आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि ये जो टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, बट जो पीडीएफ में माइंड मैप्स और इमेजेस हैं वो नहीं इंक्लूडेड होंगे। जो प्रहार बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। मेंस देख लेते हैं। पॉल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, बट पॉल्यूशन कंट्रोल कैन नॉट जस्ट बी डन विथ रिस्ट्रिक्शन अप्रोच। इस पर लिखना 10 नंबर का जरूर से लिखें। लिखने की हैबिट आप जरूर से जो है बना के रखें। सेशन को जरूर से आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।